नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेज़ी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। इस वक़्त आप देख रहे हैं हमारा ख़ास कार्यक्रम लाइव इंटरव्यू और हमारे साथ आज ख़ास मेहमान हैं ऋषि राज कठेरिया जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता महासंघ के। बहुत-बहुत स्वागत है एटीवी न्यूज़ चैनल पर कठेरिया साहब आपका। धन्यवाद। आवाज़ आप तक मेरी पहुँच रही? जी, हाँ जी। जी। उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है, वर्तमान में लगातार उनकी पार्टी के द्वारा दम भरा जा डबल इंजन की सरकार है, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो यही जानना चाहता हूँ, कितनी सच्चाई है? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से लेके मोदी सरकार तक, किसको कितनी राहत है? और क्या वाक़ई जिस सुशासन की बात की जा रही है, वैसा ही सुशासन चल रहा है या उसमें कुछ है अभी रिफ़ॉर्म की आवश्यकता, सुधार की आवश्यकता, ज़रूरत है? जी। इसलिए बताना चाहूँगा कि डबल इंजन सरकार में सर्वधर्म, सर्व जाति के लोगों को सम्मान मिल रहा है और सारे जो कार्य माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो भी हो रहे हैं, वो सकुशल हो रहे हैं। तो विपक्ष की एक राजनीतिक बात है कि कुछ हो नहीं रहा, सुशासन ये नहीं है, वो सही नहीं है। बाकी मैं मानता हूँ कि सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा है। आप देख लीजिएगा पहले इससे पूर्व में जो सरकारें थी, कितनी इसमें दबंगई-गुंडई जाया करती, कहीं ज़मीन पे कब्जे, कहीं महिलाओं के साथ रेप। मगर आप योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार में जो कानून व्यवस्थाएँ थी, कितनी मजबूती से कार्य कर रही हैं। जी, सबका सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबका साथ, जी। सबका विकास का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया हुँ। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? है, जी। लेकिन लगातार विपक्ष के द्वारा भी आरोप लगाए गए कि जो काम होना चाहिए था, वो काम नहीं हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एनकाउंटर हुए, नफ़रत भी फैलाई जा रही है। तो क्या अब हिंदू-मुस्लिम जो है उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर के सवाल वाक़ई में खड़े किए जा रहे थे, उसमें कैसे आप देखते हैं कि आपके आस-पास का कैसा माहौल है? उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएँ। जैसा कि मैं जहाँ रहता हूँ वो पूरा मुस्लिम इलाका है, जहाँ मैं रहता हूँ। और हुँ, इतना मुस्लिम भाई इतना मिल बाँट के प्रेम से रह रहे हैं, किसी प्रकार से ना ही माननीय मुख्यमंत्री जी का क्रोध है और सब लोग सम्मान करते हैं। जी। तो मैं हमारे कुछ समझता हूँ इस 10-12 विपक्ष को जी, हमारे 10-12 सवाल हैं, इन पर हम बातचीत करेंगे क्योंकि एक-एक करके जानेंगे। आप एक संगठन भी चला रहे हैं भारतीय जनता महासंघ। किसानों को जो एमएसपी का वादा है, सड़कों पर ट्रैक्टर क्यों? अब जो खेती है, रैली है, इसका बहाना लगाया जा रहा है। क्या वाक़ई में किसानों के साथ अन्याय नहीं है? क्योंकि 3 बिल वापस हुए, उसके बाद में कुछ किसानों के लिए किया नहीं गया। अब जो है जो दिया भी जा रहा है, क्या किसानों के साथ में न्याय हो रहा है पूरी तरह से? जी, हाँ, मैं समझता हूँ अब किसानों के साथ तो न्याय हो रहा है पूरी तरीके से। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जी। आने वाले समय में क्या ऋषिराज कठेरिया जी किसी न किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? विचार है कि आप विधायक के लिए या फिर सांसदी के लिए? और अगर हम पूछें तो कौन-सी पार्टी जो है वो कठेरिया साहब की सबसे पसंदीदा है आज के दौर में? वर्तमान में किसे लेकर के किस पार्टी को लेकर के या किस पार्टी में जाने की चेष्टा करेंगे? क्योंकि अवसर तो सभी देंगे। पीडीए की वकालत भी हो रही है पूरे प्रदेश में, वो भी कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही है कि जो हमारी छवि है वो और थोड़ी साफ हो और बेहतर हो और काम जो है हो। जी, सभी अभी फिलहाल तो कोई विचार नहीं है। अगर भविष्य में किसी पार्टी से सम्मान मिलता है तो अवश्य विचार करेंगे सब और जी। मजबूती के साथ खड़े होंगे। वर्तमान में अपराध की स्थिति आप जब देखते हैं, जैसे पुरुषों के साथ में बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। हर साल 1.5 से 2 लाख लोग मर रहे हैं, आत्महत्याएँ कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि विशेषाधिकार बहुत ज़्यादा कुछ दे दिए गए हैं महिलाओं को?
और पुरुषों के पास उसके मुकाबले कुछ भी नहीं रहा, जिस कारण वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे मैं कानून का एक ज़िक्र आपको कर रहा हूँ, कोई महिला जिसके किसी के साथ अवैध संबंध हैं और एक जो उसका पति है वो बाहर रहता है, घर पर आता है, तो सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है, ये तो वैध है, कोई अवैध नहीं है और उसके बाद से ये सारे केसेस, सारी स्थितियाँ जो है उत्पन्न होने लगी। अब जो पति है, वो कह रहा है कि अगर आप दूसरी जगह हैं, तो या तो आप शादी कर लीजिए, नहीं तो आप हमें तलाक दे दीजिए। तलाक के नाम पर लाखों लूटे जा रहे हैं, लाखों क्या करोड़ों तक लूटे जा रहे हैं, जो लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो इस तरह के केस जो समाज में बढ़ रहे हैं, कैसे समाज एक सभ्य समाज बन पाएगा? किस तरह से हम लोगों को समझाने में कामयाब होंगे? क्या कहीं पार्टियों की ये देन है या फिर आप मानते हैं कि अब कानून जो है वो बराबरी का होना ही चाहिए, ताकि देश में सौहार्द का माहौल रहे? बराबरी का कानून नहीं है, विशेषाधिकार कुछ ज़्यादा ही उनका हनन हो रहा है। जी। ये सही बात है कि पुरुषों और महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों की हत्याएँ हो रही हैं, आत्महत्या कर रहे हैं और ये इस पर भी कानून होना चाहिए क्योंकि जो पुरुषों को भी सम्मान बराबर मिलना चाहिए। और रही मैं आपको एक बात बता दूँ कि वो कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अब जो व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करता है, तो वो ऐसा कदम तो नहीं उठाना चाहिए उसको। अब पता नहीं ऐसा क्या मन में आता है लोगों के, ऐसा वो कर लेते हैं। वैसे मैं समझता हूँ ये तो गलत है। हमको जी। लड़ना नहीं, चाहिए, मैं वो नहीं मजबूती कह के रहा हूँ, साथ लेकिन अपना काम कानून करना होना चाहिए। चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं, मैं उसकी बिल्कुल, बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, हर साल बिल्कुल, लाखों लोग मर बिल्कुल होना रहे हैं, चाहिए। अब बेटियाँ बचाने की बजाय अब बेटों को बचाने का भी वक़्त आ गया। बिल्कुल, मैं यही बोल रहा हूँ कि कानून होना चाहिए, कोई भी कानून होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से डबल इंजन सरकार, भारत सरकार, माननीय मोदी जी और उत्तर सरकार, माननीय उत्तर प्रदेश योगी जी की सरकार को मैं निवेदन करूँगा, इस पर भी एक कानून बनना चाहिए, जिससे पुरुषों को भी सम्मान मिल सके। ठीक है। अब कुछ टॉपिक और कुछ सवाल ऐसे भी जिनको लेकर के अभी जो है हमारे लिख के भी आ रहे हैं। कठेरिया समाज के लिए ऋषिराज कठेरिया ने क्या किया? क्या कमी लगी? और अभी भी रिफ़ॉर्म की क्या आवश्यकता है? उसको लेकर के सरकार के साथ में क्या संवाद हुआ? क्या विपक्ष के साथ संवाद हुआ? क्या कहीं पर जो है आपको लगता है कि जो भेदभाव हुआ है, जो चीज़ें हुई हैं, उनको सरकार अब भरपाई कर पा रही है वर्तमान में या नहीं कर पा रही? अब मैं सुन नहीं पाया, आवाज़ नहीं आई, दोबारा से पूछेंगे प्लीज़? अभी आवाज़ आ रही मेरी आपको? क्या गया? जी। ऋषिराज कठेरिया ने कठेरिया समाज के लिए क्या किया है? क्या लगता है आपको कि आपका समाज भी बहुत पीछे जो है जा रहा है? उसके लिए आपने किस तैयारी के साथ में संवाद सरकार से किया? या विपक्ष से कोई आपका संवाद स्थापित हुआ? और क्या आपको लगता है कि और क्या रिफ़ॉर्म हो ताकि और सुदृढ़ और मजबूत आपका समाज जो है हो सके और आगे आए? जी। देखिए मैं ना तो सांसद हूँ, ना विधायक। हमारा एक संगठन है भारतीय जनता महासंघ। नहीं, आप समाज उसके सेवी हैं, मैं समाज नेतृत्व सेवी में वाला ही प्रश्न कर रहा हूँ। जी। आवाज़ बीच-बीच में आपकी कट जाती है ना, तो जी। मैं समझ गया आप क्या पूछना चाह रहे हैं, तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ आपको कि भारतीय जनता महासंघ संगठन जो है वो जाति विशेष से कार्य नहीं करता। सर्व जाति, सर्व धर्म के लोग हमारे संगठन में हैं और सारे लोग जी। काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा भी होगा कि हमने दिल्ली प्रदेश से अ, भागीदारी दी जा रही है। जी। आपकी आवाज़ बार-बार जो है ब्रेक हो रही है। नहीं, माइक आपका बंद है। माइक फिर आपका बंद हो गया है, आप पुनः एक बार केवल खोलें, तो खुल जाएगा। ठीक है। तो जी। अ, तो कार्य सारे सर्व धर्म जाति कर रहे हैं, कोई जाति विशेष संगठन में कोई कार्य नहीं है जी, और सब जाति ठीक के है। लोग जुड़े हुए हैं और सबका सपोर्ट मिल रहा है। हुँ। इंडी गठबंधन को कैसे आप देखते हैं कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन जो है उठ पाएगा? जो प्रधानमंत्री का सपना देखा जा रहा है, वो क्या विपक्ष तक पहुँच पाएगा या नहीं? और दूसरा, अगर नहीं तो क्यों? क्या उनको और
सुधार की आवश्यकता है, वो जो मुद्दे उठा रहे हैं, क्या वो मुद्दे ठीक नहीं आपको लगते हैं? जैसे जातिगत जनगणना उठा रहे हैं बार-बार, कि जातियों की जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इन चीज़ों पर भी आपका क्या सोचना रहता है कि आपको लगता है कि जातिगत जनगणना होने के बाद में हिस्सेदारी और भागीदारी के आधार पर ही ये सारी चीज़ें हों? देखिए ऐसा है, जनगणना तो जो विपक्ष मुद्दा उठाता है बार-बार, अगर जनगणना होती है तो इससे तो मान लीजिए जैसे किसी की संख्या कम होगी, किसी जाति के लोग कम होंगे, उससे तो देश में विद्रोह का माहौल बन जाएगा। हुँ, तो देश में विद्रोह का माहौल बनेगा ना, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी वो कहेगा अरे हम ज़्यादा हैं तो हमको इनके साथ कोई भी अत्याचार कर सकता है फिर तो। और अभी जो माहौल चल रहा है वो ठीक है, हुँ। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, कोई तो समस्या मैं नहीं। समझता हूँ कि शिक्षा को लेकर के आप कोई कैसे देखते समस्या नहीं हैं है। एजुकेशन को लेकर के? क्योंकि सरकारी विद्यालय बंद होने जा रहे हैं और जो निजी विद्यालय हैं उनकी फीस इतनी है कि हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, पढ़ा नहीं सकता अपने बच्चे। उसको लेकर के कभी आपका जो है संवाद हुआ है भाजपा के नेताओं से? कभी आपने उनको बोला है विधायकों से, सांसदों से कि आप जो है अपनी एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करें, इसको धरातल पर ले आएँ? क्योंकि ये तो हर बच्चे का अधिकार है ना, जिस तरह से लोगों का अधिकार है हर बच्चे का एजुकेशन पर जो उसका राइट्स है, तो उसका हनन नहीं हो रहा है, आपको नहीं लगता कि 10 सालों में कोई ज़्यादा ध्यान गया नहीं है? कोई बड़ा विद्यालय या कोई विद्यालय को लेकर के कोई ख़ास योजना भी नहीं भाजपा सरकार की रही, कि जो उत्तर प्रदेश में ही सुधार कुछ हो जाता, ना तो इन्होंने कोई अध्यापकों के बदलने की चेष्टा की। एजुकेशन पर कुछ हुआ ही नहीं है अगर हम ये साफ तौर पर कहें, जो पुराना था उसे भी और ख़त्म करने का प्रयास किया गया या ख़त्म हो गया, उसको उसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया, बाकी सब चीज़ों पर गया। जी। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, ये चीज़ मैंने नोटिस भी किया और कई लोग हम पे इस बार शिकायत भी आती है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी चल रही है। अपने मन से वो फीस लेते हैं, 2000 की किताबें हैं, 10-10 हज़ार रुपए उसको वसूले जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो अ, जो छोटे लोग जो इनकम जिनकी नहीं है वो बच्चे कैसे पढ़ाएँगे? तो इस पे हम लोगों ने अभी बात भी हमारी हुई थी इस विषय पर। हमारे संगठन ने ये बात रखी हुई थी और हम इस विषय पर जो है ज्ञापन भी देंगे कुछ समय में कि विद्यालय जो प्राइवेट की मनमानी जो विद्यालयों की चल रही है, उस पे सरकार लगाम कसे। उस पे थोड़ा-सा रोक मत लगाए क्योंकि गरीब आदमी तो बच्चे पढ़ा ही नहीं पाएगा इस तरीके से 20-20 40-40 हज़ार फीस ली जा रही है। और फीस के नाम में वसूली मान लीजिए आप, वसूली सी हो रही है। इसके तो मैं भी खिलाफ हूँ कि ये तो गलत है और सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। हेल्थ भाई को लेकर के शिक्षा, कैसे आप स्वास्थ्य, देखते हैं? जी, हाँ, स्वास्थ्य को लेकर के उसी पर मैं आ रहा था। देखिए स्वास्थ्य और प्राइवेट और सेम स्थिति है दोनों की। दोनों की अगर हम देखें, दोनों की सेम है। मतलब वहाँ मेडिकल सरकारी हॉस्पिटल इसमें में भी आप जाएँगे तो आपको दवाई बाहर से ही लिख के दे दी जाएगी कि भई आप ले आओ, अंदर अंदर जो है भंडारण वो चढ़ा हुआ है और आपके जो दवाई है वो 2 जगह चढ़ जाती है। तो बिल्कुल, इस पर बिल्कुल। जो इस है पे भी ये दोनों की सरकारें करती क्यों नहीं? जी, बिल्कुल किसी भी इस पे तो बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। इस पे फिर सरकार से भी मेरा निवेदन है, एक आग्रह है कि हुँ, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों पर इसमें मजबूती से काम करे। दोनों ही सेक्टर स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही में अंधी एकदम मान लीजिए लूट-सी हो रही है। क्योंकि ये एक आप मान लीजिए गरीब तबके के लिए बहुत ज़रूरी ये विषय है और आपने पूछा इसलिए आपका धन्यवाद है कि बहुत ज़रूरी है, इस पे हमें लोग फ़ोकस भी करना चाहिए, सरकार इस पर कार्य भी करे। जी। अब क्या एक वक़्त अब ऐसा नहीं आ गया है क्योंकि मोदी जी ने भी 10 साल से सँभाले हुए हैं, तीसरी टर्म में हैं। देश के अंदर देवी-देवताओं को लेकर के अभद्र टिप्पणियाँ होती हैं, जातियों को लेकर के भी बहुत अभद्र टिप्पणियाँ होती हैं। महापुरुषों को भी लोग गाली-गलौच एक-दूसरे को निकालने लगे हैं। क्या अब इन चीज़ों को लेकर के समय नहीं आया है कि जाति निंदा कानून इस देश में बन जाए ताकि कोई किसी की जाति को गलत बोल ही नहीं पाए? एक धर्म निंदा कानून बन जाए, एक-दूसरे के धर्मों पर भी अगर कोई बोलता है, तो पहली बार उसे जुर्माना या अथवा जेल, दूसरी बार में जुर्माना और जेल दोनों, तीसरी बार में फाइनल ही कि हाँ 10 साल या 15 साल का जो भी सुनाया जाएगा। और साथ ही साथ जो है धर्म निंदा कानून के साथ में ईश निंदा कानून भी नहीं बन जाना चाहिए ताकि कोई किसी के देवी-देवताओं को कोई टिप्पणी नहीं कर पाएगा, सोशल मीडिया पर कुछ लिख नहीं पाएगा, कोई खिलाफ वीडियो नहीं बना पाएगा। आपको लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा हद तक
अपराध जो है कम हो जाएँगे, क्योंकि आधे अपराध तो धर्म को ही लेकर के होते रहते हैं देश में। कोई कहीं कुछ करता है और उसको लेकर के कोई कानून न होने की वजह से कुछ काम हो नहीं पाता। जी। जी, कठेरिया साहब, आवाज़ आ रही है आप तक?